आज का हमारा टॉपिक है कोलरॉश लॉ। इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो 1875 में कोलरॉश लॉ ने एक लॉ दिया था। ठीक है, आज हम समझेंगे वो क्या है। देखिए, एक मैंने टेबल यहाँ पर लिख रखी है। इसमें क्या है, देखिए, जैसे सपोज हमने NaCl का एक सेल बनाया और उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाली, तो वो वैल्यू आई 126.45। अब NaBr का हमने लिया सेल और उसकी लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाली, वही 128.51, और इन दोनों का डिफरेंस यदि निकाला तो वो आता है 2.06। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए, Cl को कॉमन रहने दिया और सोडियम की जगह हमने पोटेशियम को लेकर के KCl लेकर के हमने एक सेल बनाया। उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखी तो वही 149.86। इसी तरीके से अब NaBr की जगह हमने क्या किया, Br को रहने दिया और सोडियम को हटा के हमने पोटेशियम रखा और KBr का सेल बना के और फिर हमने उसकी लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड किया, तो वो आया 151.92। अब इन दोनों का भी डिफरेंस यदि देखा तो भी वो कितना है, 2.06, इनके जैसा ही। तो ऐसा करने से ये जो डिफरेंस का सेम आना क्या बताता है, ये बताता है कि हर सेल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उन दोनों की जो अलग अलग जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हर सेल में एक जैसा ही होगा। जैसे NaCl में Cl का जितना कंट्रीब्यूशन है कंडक्टिविटी को निकालने में, उतना ही कंट्रीब्यूशन KCl में भी होगा Cl का। ठीक है, समझ में आया? जैसे NaCl है, NaBr है, तो इसमें इस सेल में सोडियम का जितना कंट्रीब्यूशन होगा NaBr में भी इसमें Na का उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। NaCl में Cl का जितना है KCl में भी उतना ही होगा। ये डिफरेंस इस बात को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलरॉश कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस मीन्स लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन बाय sum of the contribution of cation and anion, means total molar conductance is equal to होगा sum of contribution conductance of positive and negative ions। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इट इज नोन एज molar conductivity at infinite dilution, that is lambda m at infinite dilution, जिसको आप इस सिंबल से दिखाओगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कोलरॉश लॉ को किस तरीके से हम एक इक्वेशन वे में लिख सकते हैं या फॉर्मूले वे में लिख सकते हैं। लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू होगा लैम्डा पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कैटायन की जो कंडक्टिविटी है वो और एनायन की जो भी कंडक्टिविटी है वो, उन दोनों को यदि आप प्लस कर देते हो तो उस सेल की टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, जब उस सेल का कंडक्टेंस जब आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा भरा हो, 1 मोलर भरा हो। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या है, उसकी क्वांटिटी को बताएगा, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन बताएगा। जैसे NaCl का यदि केस लेते हैं तो Na और Cl, तो सोडियम कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ पे Cl है तो Cl कितना होता है 1, तो y की भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो x और y NaCl के केस में एक एक आएगा। यदि आप बेरियम क्लोराइड लेते हो तो यहाँ पर बेरियम x हो जाएगा 1 और Cl कितना हो जाएगा Cl2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरह से हर सेल के लिए x और y जो है वो बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इस कोलरॉश लॉ के। पहला कॉन्सिक्वेंस है, सपोज आपने 3 सेल बनाए, एक में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें फॉस्फेट आयन था नेगेटिव में, दूसरा सेल है जिसमें सल्फेट आयन है सपोज, तीसरा सेल है जिसमें क्लोराइड आयन है सपोज। तो आपको मालूम है Cl के ऊपर 1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस चार्ज होता है। तो कोलरॉश ने ये कंक्लूजन निकाला कि जिस इलेक्ट्रोलाइट पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये 3 सेल यदि लेते हैं तो कंडक्टिविटी जिसमें फॉस्फेट आयन है वो ज़्यादा होगी, फिर सल्फेट की होगी, फिर क्लोराइड की होगी। ठीक है, चलिए दूसरा
कंक्लूजन अब हम निकालते हैं। कोलरॉश के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज अब फिर 3 सेल बनाए, एक में लिया उन्होंने CH3COOH, दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट लिया C2H5COOH और तीसरे में लिया C3H7COOH। ठीक है, तो जब ये 3 सेल की उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी निकाली तो उन्होंने देखा कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आई, मीन्स कंडक्टेंस डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक मास इंक्रीजेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो COOH तो सेम है, सेम ग्रुप है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो इसमें CH3 है, मिथाइल है, इसमें इथाइल है, इसमें प्रोपाइल है, तो वेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, प्रोपाइल का ज़्यादा है, फिर इथाइल का है, और सबसे कम किसका है, मिथाइल का है। कब, जब फंक्शनल ग्रुप जो था वो सेम था। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी जब एटॉमिक मास जो होगा करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप का बढ़ जाएगा। तो इसकी कम आई, मिथाइल छोटा था, उसका वेट कम था, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिर एक और कंक्लूजन हम देखते हैं। जैसे सपोज यदि आपने अल्कली मेटल्स लिया, लिथियम, यहाँ पर सीजियम, और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड का आपने सेल बनाया, तो जब इन दोनों सेल में कंपेयर किया गया तो देखा गया कंडक्टिविटी किसकी आई, कंडक्टिविटी इस सेल की ज़्यादा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड की, किसके कंपेयर में, सीजियम हाइड्रोक्साइड की। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लिथियम का जो साइज़ है वो कैसा है, कम है। ठीक है, इसका वेट कैसा है, इसका कम है। तो अल्कली मेटल्स में सबसे वेट जिसका ज़्यादा कम होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक मास इंक्रीजेज। तो सीजियम का मास ज़्यादा था इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये 3 थे कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम देखते हैं क्या है इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए कोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन। अब सपोज यदि हमको एसिटिक एसिड का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यदि हमको उसकी कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हम उसी के करस्पॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उससे हम एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एसिटिक एसिड की मीन्स यहाँ पर देखिए लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH की यदि निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl और NaCl। यदि इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की यदि मोलर कंडक्टिविटी हमको मालूम है तो हम एसिटिक एसिड की निकाल सकते हैं, जबकि ये तीनों अलग हैं, लेकिन हम इन तीनों की हेल्प से एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एम इन्फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी इन्फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन सबको आयंस में तोड़ देते हैं। तो ये एज इट इज लिखा, लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू होगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी NaCl। इसको तो मैंने एज इट इज उतार दिया है। अब इसको आयनाइज करिए तो देखिए ये एज इट इज इक्वल टू सोडियम एसिटेट को आप आयनाइज करिए तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, ये हमने अलग अलग लिख दिया। फिर कर दो प्लस एज इट इज। अब HCl को तोड़ो तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, फिर माइनस एज इट इज। अब मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन अलग प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, सबको अलग अलग हमने आयन्स में तोड़ दिया। अब क्या करो, जो कटता है उसको काट दो, तो सोडियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन ये न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ सोडियम प्लस आयन को कट किया, सोडियम प्लस आयन से Cl माइनस को, Cl माइनस आयन को, तो जो कट होते हैं उन टर्म्स को काट दो, बचा क्या, लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी बची प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन बची। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या बना, CH3C और ये H प्लस मतलब एसिटिक एसिड। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड निकल आएगा किसकी हेल्प से, सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl की हेल्प से। तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो, है ना। चलो प्रैक्टिकल वैल्यूज देखने अपन। सपोज HCl की मोलर कंडक्टिविटी थी 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, NaCl की कितनी थी, 126 थी, और सोडियम एसिटेट की कितनी थी, 91 थी। यूनिट सेम जाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 91 किसकी,
सोडियम एसीटेट की, देखो सोडियम एसीटेट की प्लस कर दो HCl की, HCl की कितनी है 426, तो 91 प्लस 426 माइनस कर दो 126 किसकी NaCl की माइनस कर दो, देखो माइनस NaCl की माइनस कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका एप्लीकेशन होगा कि आप अल्फ़ा भी इससे निकाल सकते हो। अब अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका एक फाइनल फार्मूला मिला, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होगा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम अल्फ़ा को भी निकाल सकते हैं। एक तीसरा कैलकुलेशन आप सॉल्युबिलिटी को भी निकाल सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये इन टर्म्स में से कोई भी यदि एक मिस होगा तो आप बाकी यदि पता हो तो आप उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो।